नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत का जो अगला टॉपिक है वो है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यदि परिभाषा देखें तो क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, कोई अपने पास एक स्थिर बिंदुवत आवेश है, ठीक है। ये जो एक स्थिर बिंदुवत आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q नॉट को क्या करें अपन लाएं। ये है अपने पास स्थिर बिंदुवत आवेश। तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है और उस बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश क्या करेगा, एक स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। तो Q नॉट पर बल लगता है जिसके कारण Q नॉट एक स्वतंत्र पृथक्कृत व काल्पनिक पथ पर गति करता है। और इसके इस काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी भी स्थिर बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को जब लाया जाएगा तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर एक बल लगेगा। उस बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश जो होगा वो एक स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। और परीक्षण आवेश के स्वतंत्र पृथक्कृत और काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना जाएगा। या एक डेफिनेशन यो भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव में परीक्षण आवेश एक स्वतंत्र पृथक्कृत काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है। और उसके काल्पनिक पथ को ही क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जानेंगे। तो ये हो गए अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्मों की यदि अपन बात करें तो अगला जो टॉपिक आएगा इसमें वो आएगा अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों की यदि अपन बात करें तो पहला गुणधर्म क्या है कि कोई भी स्थिर बिंदुवत यदि धनात्मक आवेश है, स्थिर बिंदुवत आवेश है और आवेश कैसा है, धनात्मक है यानी प्लस Q, तो इससे अनंत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। ठीक है। और स्थिर बिंदुवत आवेश यदि ऋणात्मक है, माइनस Q है, तो इसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, इसमें प्रवेश करेगी। ठीक है। यानी कंडीशन क्या हो गई कि अपने पास यदि एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है तो उससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, अनंत होगी। और यदि अपने पास एक स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश है तो उसमें प्रवेश करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। यानी यहाँ पर ये जैसे अपने पास प्लस Q हो गया तो यहाँ से क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ये क्षेत्र रेखाओं का बाहर निकलना क्या करता है, दर्शाता है। ये कंडीशन होगी। यानी किसी स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश से अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। और किसी स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश में अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये इसका एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पर पहला गुणधर्म क्या हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, यदि कोई स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश है तो उससे अनंत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी। और यदि कोई स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश है तो उसमें अनंत क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी, प्रवेश करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा गुणधर्म क्या है कि यदि एक स्थिर बिंदुवत धनात्मक आवेश और दूसरा स्थिर बिंदुवत ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या है, विद्यमान है।
यानी यहां पर ये एक धनात्मक आवेश हो गया और इससे कुछ दूरी पर दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया। तो क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। यानी क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर निकलेगी और ऋणात्मक आवेश में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। साथ में यहां देख रहे हैं अपन के क्षेत्र रेखाओं के द्वारा एक खुले वक्र का क्या होगा, निर्माण होगा, क्योंकि धनात्मक से प्रारंभ होकर ये ऋणात्मक पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और एक ऋणात्मक आवेश पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में क्या करेंगी, ये प्रवेश करेगी। ठीक है, और ये एक खुले वक्र का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी हो गया वो क्या हो गया कि क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं तथा ये एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं, तथा ये एक खुले वक्र का निर्माण करती हैं। ये इसका दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरे गुणधर्म की यदि अपन बात करें तो किसी विद्युत क्षेत्र रेखा को लें और उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। यानी ये अपने पास एक स्थिर बिंदु पर धनात्मक आवेश हो गया, ये अपने पास एक स्थिर बिंदु पर ऋणात्मक आवेश हो गया। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। यानी ये धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक की तरफ जारी है। यदि इसका ये बिंदु P लिया तो इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी और स्पर्श रेखा की दिशा इस तरफ है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। ये दूसरा बिंदु लिया, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी और यदि यहाँ पर दिशा इस तरफ है तो यहाँ पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस दिशा में होगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर यहाँ पर क्या होगी, इस दिशा में होगी। तो ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। ये इसका तीसरा गुणधर्म है। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करती है, दर्शाती है, या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करती है, वो व्यक्त करती है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यदि देखें तो चौथा पॉइंट है अपने पास, कोई भी अपने पास स्थिर बिंदु पर धनात्मक आवेश है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, पास पास होती हैं। तो ये यहां पर इसके आसपास का एक भाग हो गया। यहां पर क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, पास पास हैं, और दूर वाले भाग में क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, दूर दूर हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि आवेश के आसपास के क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सघन या पास पास होती हैं, सघन होती हैं, जो प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी, ये प्रबल विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, व्यक्त करेगी, या प्रबल विद्युत क्षेत्र को क्या करेगी, ये दर्शाएगी। दूसरा, आवेश से दूर वाला भाग, आवेश से दूर वाला क्षेत्र जहां क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, विरल का मतलब दूर दूर, तो वे
दुर्बल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। यानी एक तो होगा यहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा और इसके दूर वाले भाग में क्या होगा, एक दुर्बल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्राप्त होगा। इसके बाद अगला पॉइंट, कोई एक स्थिर बिंदुवत आवेश लें। 5वां पॉइंट है, कोई अपन ने एक स्थिर बिंदुवत आवेश लिया, इससे प्राप्त होने वाली दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉसित नहीं करेगी। यानी यहां से कई सारी क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी और कई सारी क्षेत्र रेखाएं आएंगी तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, और नहीं काटने का कारण क्या है कि एक स्थिर बिंदुवत आवेश से प्राप्त होने वाली क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर जैसे दो भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दो बिंदुओं पर यानी एक बिंदु पर दो रेखाएं क्या हो जाए, निकल जाए, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी और एक स्थिर आवेश से दो दिशाओं का प्राप्त होना संभव नहीं है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी भी एक स्थिर बिंदुवत आवेश से प्राप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉसित नहीं करती। उसका कारण क्या है कि यदि क्रॉसित बिंदु पर यदि क्रॉसित कर जाएगी तो क्रॉसित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाओं का होना क्या है, संभव नहीं है किसी एक स्थिर आवेश के कारण। ये हो जाएगा 5वां गुणधर्म। छठे गुणधर्म की यदि बात करें तो छठी प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक बार प्रारंभ हो गई तो वो फिर बाद में जाकर क्या होगी, समाप्त ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ दूरी तक तो वो प्रारंभ है, फिर समाप्त हुई, फिर दोबारा प्रारंभ हो गई, फिर समाप्त हो गई, फिर दोबारा प्रारंभ हो गई, फिर समाप्त हो गई। यानी यहां पर ये बीच में से टूटना क्षेत्र रेखा का संभव नहीं होगा। क्षेत्र रेखा सदैव एक सतत वक्र के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव एक सतत वक्र के रूप में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। उन रेखाओं का बीच में से टूटना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि अगली जो प्रॉपर्टी है कि क्षेत्र रेखाएं सदैव एक सतत वक्र के रूप में ही क्या होती है, प्राप्त होती हैं। 7वीं प्रॉपर्टी है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा हम सम और असम विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, 7वीं प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पर सम वैद्युत क्षेत्र को भी दर्शा सकती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां पर असम वैद्युत क्षेत्र को भी क्या कर सकती हैं, दर्शा सकती हैं। तो सम और असम वैद्युत क्षेत्र की यदि अपन बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सम वैद्युत क्षेत्र और असम वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं, दर्शाती हैं। यानी कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहां पर जैसे ये क्षेत्र रेखाएं हैं, इन रेखाओं का परिमाण भी समान है और दिशा भी कैसी है, समान है। तो ये क्या होगा, एक सम विद्युत क्षेत्र होगा। यहां पर क्या होगा, परिमाण तो समान है और दिशा कैसी है, अलग है। यहां पर क्या है, दिशा समान है लेकिन परिमाण कैसा है, अलग है। और यहां पर परिमाण भी अलग है और दिशा भी कैसी है, अलग है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। ये तो होगा अपने पास सम विद्युत क्षेत्र और ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, यहां पर असम विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। यहां से यदि अपन देखें तो क्षेत्र रेखाओं का परिमाण और ये दिशा, ये दोनों कैसे हैं, अपने पास समान है। यहां पर क्या है, अपने पास जो परिमाण है वो परिमाण तो कैसा है, समान है और दिशा कैसी है, यहां पर अलग है। यहां पर क्या है, परिमाण तो कैसा है, असमान है। ठीक है, और दिशा कैसी है, यहां पर समान है। इस केस में देखा तो परिमाण जो है और जो दिशा है ये दोनों यहां पर कैसे हैं, असमान है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा सम और असम दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, अपन दर्शा सकते हैं। और सम और असम विद्युत क्षेत्र की यदि बात करें तो क्षेत्र रेखाएं जिनमें परिमाण दिशा दोनों समान हो उसे क्या कहेंगे, अपन सम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और क्षेत्र रेखाओं में जिनमें परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो या परिमाण और दिशा दोनों अलग हो, तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, एक असम विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो 8वां गुणधर्म है वो 8वां गुणधर्म क्या है,
विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और 8वें गुणधर्म में दो समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया। एक बिंदुवत आवेश धनात्मक है और दूसरा बिंदुवत आवेश भी कुछ दूरी पर क्या है, धनात्मक रख दिया। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो उस बिंदु को दोनों आवेशों के मध्य में यदि होगा तो परिमाण यदि समान है तो ठीक मध्य में होगा, परिमाण यदि असमान है तो इस रेखा पर कहीं भी वो प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार का जो बिंदु है, इस बिंदु को यहां क्या नाम देंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, उदासीन बिंदु कहेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यानी दो समान प्रकृति के यदि आवेश रखे गए हैं तो दो समान प्रकृति के आवेशों से प्राप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं के मध्य में एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, और इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, उदासीन बिंदु के नाम से जाना जाएगा। ये यहां पर क्षेत्र रेखाएं हो गई जो प्लस आवेश से क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ये यहां पर दूसरे प्लस आवेश से निकलने वाली क्या हो गई, क्षेत्र रेखाएं हो गई, ठीक है। अब यहां पर एक मध्य में बिंदु है, इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाएगा जिस पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। और इस बिंदु पर यदि अपन किसी परीक्षण आवेश को भी रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, एक उदासीन बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु होगा, ये उदासीन बिंदु होगा। तो ये इसकी 8वां गुणधर्म है। 8वां गुणधर्म उदासीन बिंदु से संबंधित है। यानी दो समान प्रकृति के आवेश लें, दोनों समान प्रकृति के आवेशों से क्या होगा, क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, निष्कासित होगी, निकलेगी। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जहां पर कोई क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती। इस बिंदु को नाम क्या देंगे अपन, उदासीन बिंदु कहेंगे। और उदासीन बिंदु पर यदि किसी परीक्षण आवेश को रखा जाएगा तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा का 8वां गुणधर्म हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आवेशन, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो आवेशन या चार्जिंग क्या होता है उसके बारे में देखें। आवेशन का एक तरीका अपन पढ़ चुके हैं, घर्षण विद्युत। उसमें दो विलगित वस्तुओं को लिया था, दो उदासीन वस्तुओं को लिया था, उन दोनों को परस्पर क्या किया था, घर्षित किया था। और घर्षण द्वारा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश निकलकर दूसरी वस्तु में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो एक वस्तु धनात्मक रूप से और दूसरी वस्तु क्या हो गई, ऋणात्मक रूप से क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो घर्षण द्वारा विलगित या उदासीन निकायों को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे अपन, घर्षण विद्युत। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। दो तरीके और हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं अपन, आवेशित कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, एक तो क्या होगा अपने पास विलगित या उदासीन निकाय होगा और दूसरी क्या होगी, एक आवेशित छड़ को लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उस आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, आवेशन कहा जाएगा, ठीक है। यानी कोई वस्तु लें और उस वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, आवेशन कहलाएगी, ठीक। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आवेशन कहेंगे। एक विलगित निकाय लें और एक आवेशित छड़ लें तो यहां से दो प्रकार से इसका आवेशन संभव होगा विलगित निकाय का। पहला तो है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। और दूसरा होगा अपने पास किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा क्या होगा, आवेशन। स्पर्श द्वारा या प्रेरण द्वारा आवेशन की यदि अपन बात करते हैं, स्पर्श द्वारा क्या होगा और प्रेरण द्वारा क्या होगा, तो यहां पर क्या करें, सबसे पहला लें अपन स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। स्पर्श द्वारा जो आवेशन का केस होगा उसको समझें। स्पर्श द्वारा आवेशन, ठीक है। स्पर्श द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में अपने को क्या करना है कि यहां पर एक विलगित निकाय लिया। कौन सा निकाय है ये, विलगित निकाय। इस विलगित निकाय पर आवेश का मान क्या है, 0 है। और यहां पर ये अपने पास क्या हो गई, एक आवेशित छड़ हो गई। तो ये हो गई अपने पास क्या चीज, आवेशित
छड़ हो गई। ठीक है, यानी एक तो लिया अपन ने क्या चीज, विलगित निकाय, और दूसरा अपन ने क्या लिया, एक आवेशित छड़ को लिया। ठीक है, अब विलगित निकाय से आवेशित छड़ को क्या कराया, स्पर्श कराया। आवेशित छड़ पर आवेश का मान क्या है, +q है। ये विलगित निकाय है, इसके द्वारा अपन ने आवेशित छड़ को क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। अब विलगित निकाय से जब आवेशित छड़ को स्पर्श कराया जाएगा तो छड़ द्वारा निकाय में आवेश का स्थानांतरण होगा। छड़ निकाय को क्या करेगी, आवेश देगी, और छड़ द्वारा जब निकाय में आवेश का स्थानांतरण होगा तो आवेश के स्थानांतरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि निकाय और छड़ पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। यानी ये निकाय है, ये छड़ है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आवेश आ जाएगा, और जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती, यानी इस पर आवेश क्या हो गया, q/2, और इस पर भी आवेश क्या हो गया, q/2 हो गया, तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और आवेश के स्थानांतरण के रुकने के बाद यहां पर छड़ को और निकाय को क्या कर देंगे अपन, पृथक पृथक कर दें। ठीक है, तो छड़ और निकाय को पृथक पृथक करने पर यह छड़ हो गई, इस पर आवेश क्या हो गया, q/2 हो गया, ये निकाय हो गया, इस पर आवेश क्या हो गया, q/2 हो गया। तो इस प्रकार से अपन कांटेक्ट द्वारा या स्पर्श द्वारा, ठीक है, किसी विलगित निकाय को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। प्रोसेस एक बार और समझ लें। सबसे पहले अपन एक विलगित निकाय लिया था, इस विलगित निकाय पर आवेश का मान क्या था, 0 था। इसके बाद अपन एक आवेशित छड़ ली थी, और इस आवेश छड़ पर आवेश का मान क्या था, q था। ठीक है, अब क्या किया, विलगित निकाय, जैसे विलगित निकाय है और ये एक आवेशित छड़ है, तो इस विलगित निकाय से आवेशित छड़ को स्पर्श करा दिया। जैसे ही आवेशित छड़ क्या होगी, विलगित निकाय के द्वारा स्पर्श होगी, तो छड़ द्वारा निकाय में आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और निकाय के स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि छड़ और निकाय पर आवेश की मात्रा एक समान नहीं हो जाती। जब छड़ और निकाय पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी, निकाय पर आवेश आ जाएगा, उसके बाद निकाय और छड़ को पृथक पृथक कर दें, तो यहां एक विलगित निकाय क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। स्पर्श द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया में अपन देख रहे हैं कि निकाय पर छड़ की समान प्रकृति का, लेकिन परिमाण में क्या आएगा, आधा आवेश आएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, निकाय पर छड़ की समान प्रकृति का, लेकिन परिमाण में आधा आवेश आता है। ठीक है, तो प्रारंभिक कंडीशन। इसके बाद यहां पर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ, और यहां क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो इस प्रकार से स्पर्श द्वारा हम किसी विलगित निकाय को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। एक विलगित निकाय लिया, विलगित निकाय पर आवेश का मान क्या है, 0 है। इसके बाद अपन ने एक आवेशित छड़ ली जिस पर आवेश का मान क्या है, q है। अब इस विलगित निकाय से आवेशित छड़ को अपन ने क्या करा दिया, स्पर्श करा दिया। और जब विलगित निकाय से आवेशित छड़ को स्पर्श कराया जाएगा तो छड़ के द्वारा निकाय में आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ होगा, और आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। यानी निकाय और छड़ पर आवेश का मान जब समान हो जाएगा तो निकाय क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, और उसके बाद निकाय को छड़ से क्या कर देंगे, अपन पृथक कर देंगे। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि निकाय जो होगा उस निकाय पर छड़ की समान प्रकृति का, निकाय जो है उस पर छड़ की समान प्रकृति का, लेकिन परिमाण में आधा आवेश क्या हो जाता है, आ जाता है।
यह है अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक है, एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 8 गुणधर्म अपन ने पढ़े हैं। उसके बाद आवेशन क्या होता है, आवेशन वास्तविकता में तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन घर्षण विद्युत में क्या होता है, जो आवेशित वस्तुएं हैं जिन पर आवेश आता है वो दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, विलगित वस्तुएं होती हैं। जबकि स्पर्श द्वारा आवेशन और दूसरा होगा अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। तो स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक तो आवेशित छड़ है और दूसरा अपने पास क्या है, विलगित निकाय है। ठीक है, तो यहां पर स्पर्श द्वारा आवेशन हो चुका है। घर्षण विद्युत को अपन पहले पढ़ चुके हैं। आवेशन है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या किसी विलगित या उदासीन निकाय को आवेशित करने की प्रक्रिया, और किसी आवेशित छड़ को लें और एक विलगित निकाय को लें तो आवेशन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा अपने पास स्पर्श द्वारा आवेशन और दूसरा क्या होगा अपने पास प्रेरण द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन अपन पढ़ चुके हैं। तो इन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन तो बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख में क्या करना है, गुणधर्म को लिखना है, उसको समझाना है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न आ चुका है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 2 या 3 गुणधर्मों को लिखिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो होता है कि आवेशन क्या होता है, और किसी एक विलगित निकाय को लें, ठीक है, और दूसरी एक आवेशित छड़ को लें, तो विलगित निकाय और आवेशित छड़ के मध्य की जो प्रक्रिया होगी आवेशन की, तो वहां पर जो विलगित निकाय होगा उस विलगित निकाय को एक आवेशित छड़ के द्वारा स्पर्श करने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होगी। एक स्पर्श द्वारा आवेशन होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर प्रेरण द्वारा क्या होगा, आवेशन होगा। तो स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, एक आवेशन किसे कहते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझाइए, और स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में किसी निकाय पर परिमाण में तो क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि निकाय पर आवेश का जो परिमाण है वो तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन आवेश की प्रकृति कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो ये होगा अपने पास कौन सा, स्पर्श द्वारा आवेशन की क्या कहलाएगी, प्रक्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।